जी बच्चों, अब जीन लिंकेज और क्रॉसिंग ओवर को डिस्कस करते हैं। याद रखना है, जीन लिंकेज वो चीज़ थी जिसके बारे में मेंडल को कोई आइडिया नहीं था, और वो लकी था कि जिन ट्रेड्स को उसने स्टडी किया उनके जीन्स में किसी में भी लिंकेज मौजूद नहीं थी, वरना वो खुद भी कंफ्यूज रहता है। इसके बारे में बाद में बात हो चुकी थी, तभी तो उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो किया उन तमाम ट्रेड्स ने। वरना अगर एक में भी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ना होती तो वो कहता, कंफ्यूज रहता कि वो क्यों उन्होंने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नहीं की। लेकिन हमें आज पता है कि उनके अंदर जीन लिंकेज मौजूद होती, लेकिन वो लकी था कि एज सच उसमें जीन लिंकेज मौजूद नहीं थी। अब जीन लिंकेज का मतलब क्या है एज सच, आपने याद रखना है, इसको बोलते हैं फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन जीन्स। देखें, जैसे ह्यूमंस में अगर बात करें तो फिजिकल रिलेशनशिप को मीटिंग कहना बोलते हैं, जबकि अगर हम जीन्स में बात करें तो इसको सिंपली लिंकेज बोल दिया जाता है। या इसको दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि स्टेइंग टुगेदर ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम इज ऑल्सो कॉल्ड एज जीन लिंकेज। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करते हैं। आपको पता है कि ह्यूमंस जो हैं वो डिप्लॉयड हैं, और डिप्लॉयड हैं तो इसका मतलब है यहाँ पर दो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और अगर टोटल क्रोमोसोम्स की बात करें तो वो 46 हैं। अब याद रखना है कि ह्यूमंस के अंदर क्रोमोसोम का नंबर तो एक सेल के अंदर फिक्स होता है, लेकिन जीन्स का नंबर फिक्स नहीं होता। आपने याद रखना है कि इन 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर थाउजेंड्स ऑफ जीन्स मौजूद हो सकते हैं, इनका कोई नंबर फिक्स नहीं होता। अब अगर इसको थोड़ा सा देखें, हमें पता है कि ह्यूमंस के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स की तादाद है 23। कहने का मेरा मतलब ये है कि एक सेल के अंदर क्रोमोसोम्स इस तरह से लाया करते हैं, जैसे मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है। इस तरह के 23 और मौजूद हैं, और अगर हम 23 के अंदर हम चलें तो एक दो, अगर इसको पेयर की फॉर्म में काउंट करें तो वो 46 बनते हैं। अब इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जो आपने बात डिस्कस करनी है वो आप बताएंगे कि जितने होमोलोगस क्रोमोसोम के पेयर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद हैं तो उतने ही लिंकेज ग्रुप्स उसके अंदर पाए जाते हैं। क्या कहा मैंने? जितने एक ऑर्गेनिज्म के अंदर होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नंबर है उतने ही उसमें के अंदर लिंकेज ग्रुप मौजूद हैं। अब आप एक काम करेंगे कि आप मुझे बताएंगे, वीट मैंने आपको पढ़ाया था कि वो होता है हेक्साप्लॉइड। क्या बताया था मैंने? कि वीट होता है हेक्साप्लॉइड, यानी कि उसके अंदर 6 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि वीट के अंदर लिंकेज ग्रुप्स की तादाद जो है वो कितनी है। जरा सोच के आंसर देना है मुझे, इसका गलत आंसर नहीं देना, बिल्कुल सही आंसर देना है। मैंने आपको यहाँ पे ह्यूमंस की तो एग्जांपल दे दी है, और एक हिंट भी दे दी है कि जितने होमोलोगस क्रोमोसोम्स होंगे उतने ही लिंकेज ग्रुप्स मौजूद होंगे। होमोलोगस क्रोमोसोम्स को एक दफ़ा फिर समझ लें कि ये एक क्रोमोसोम है, ये इसका दूसरा क्रोमोसोम है, ये आपकी पापा का क्रोमोसोम है, ये आपकी माता का क्रोमोसोम है। और अगर इनको एक सेल के अंदर इनक्लोज कर दिया जाए तो ये एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर है, जो एक बनता है पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर। और अगर इसको इंडिविजुअली काउंट करें तो 1 2 होते हैं, लेकिन अभी इसकी साइंस में नहीं घुसना। आपने देखना है कि एक होमोलोगस क्रोमोसोम का पेयर ये एक होता है, और इस तरह के 22 और मौजूद होते हैं, जो मिलके कितने बन जाते हैं? 23 बन जाते हैं। और 23 ही आपके पास लिंकेज ग्रुप्स होते हैं ह्यूमंस में। यही कॉन्सेप्ट आप वीट में अप्लाई करेंगे और ये आंसर मुझे अच्छे से देंगे। ठीक है, सोच के बड़ा आंसर देना है। अब देखें, इन 23 में से अगर बात करें तो 22 जो हैं वो ऑटोसोमल पेयर्स हैं, यानी कि वो मेल और फीमेल के अंदर दोनों सेम हैं, जबकि एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोमल पेयर है। अगर फीमेल में बात करें तो वो एक्स सेक्स होता है, और मेल में बात करें तो एक्स की जगह एक जगह पे वाई आ जाता है। अब आप बड़े गौर से देखें, जीन लिंकेज में आपको ये क्रोमोसोम नजर आ रहा होगा, ये मैंने जो पिंक से ड्रॉ किया हुआ है आपको नजर आ रहा होगा क्रोमोसोम। इसमें आप देखेंगे डिफरेंट जीन्स मैंने लोकेट की हुई हैं। आपको ए नजर आ रहा है, बी नजर आ रहा है, सी जीन नजर आ रहा है, डी ई एफ, और ये इनके लोकाए रिस्पेक्टिव मौजूद हैं इस एक क्रोमोसोम के ऊपर। अब देखें, एक जो आपको नजर आ रहा है यहाँ पे, एक सेकंड मैं इसको जरा रिमूव कर दूं ताकि चीज अच्छे से समझ में आए। आपको ये नजर आ रहा है कि ये वाला जो ए जीन है और ये वाला जो एफ जीन है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब आपने ये बात याद रखनी है कि जिन दो जीन्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होगा, ग्रेटर द डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स, उतने ही क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज़्यादा होंगे, उतने ही उनके सेपरेट होने के चांसेस ज़्यादा होंगे थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जबकि आपको ये ए जीन और बी जीन में अगर देखें तो डिस्टेंस ज़्यादा नहीं है, तो इनके चांसेस ऑफ सेपरेशन बहुत कम है। तो बस यही था कुछ इसमें। और अब नीचे चलते हैं कि हम अगर हमने डिटेक्शन करनी है जीन लिंकेज को तो उसके लिए क्या करते हैं। बच्चों याद रखना है, उसके लिए हम टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करते हैं, और इसको अगर स्पेसिफिकली मेंशन करें तो यहाँ पर बैक क्रॉस कहते हैं। अब आपने देखा होगा कि मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जब पढ़ाया था तो उसमें जो F1 डाई हेट्रोजाइगोट बना था, अगर आपको याद हो तो वो क्या था? वो आर और आर था। जब इसको हमने बैक क्रॉस करवाया विद इट्स रिसेसिव पेरेंट, याद रखना है ये चीज़ हमेशा परमानेंट होती है, बार बार यूएचएस के पेपरों में भी आती है, ये हमने देखना है। तो जब इसको इसके रिसेसिव पेरेंट के साथ बैक क्रॉस करवाते हैं तो आपने देखना है कि अगर तो ये रेशो 1 1 1 1 की फॉर्म में आए, यानी कि एक ही दो ही पेरेंटल टाइप्स हों और दो ही जो हैं वो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हों, तो उसमें हमें समझ में आता है कि उसमें कोई लिंकेज मौजूद नहीं है। इसको एक एमसीक्यू की फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे, फिर ये मजीद क्लियर हो जाएगा। और अगर पेरेंटल टाइप्स जो हैं वो ज़्यादा आपको मिलें,
लेकिन आपके पास जो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं वो कम मिले। रिकॉम्बिनेंट्स को याद रखना है जिनके पास नया जीन पेयर मौजूद होता है, यानी कि नए जीन्स ऑफ सेट इनमें वेरिएशंस पाई जाती हैं, तो उनमें याद रखना है कि वो पार्शियल या इनकम्प्लीट लिंकेज बोलेंगे जब पेरेंटल टाइप ज़्यादा होंगे, रिकॉम्बिनेंट कम होंगे। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ पेरेंटल टाइप्स आ रहे हैं तो आप याद रखेंगे कि यहाँ पर कंप्लीट लिंकेज, या दूसरे लफ्जों में से कहेंगे कि यहाँ पर टाइट लिंकेज मौजूद है, इसमें कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो सकती। जो आपके पास नेक्स्ट इंडिविजुअल्स आएंगे, नेक्स्ट प्रोजिनी या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग आएंगे, वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। तो अब चलते हैं ऑटोसोमल लिंकेज की तरफ और सेक्स लिंकेज की तरफ। बच्चों याद रखना है ऑटोसोमल लिंकेज 1 से लेके 22वें होमोलोगस क्रोमोसोम्स तक पाई जाती है, और इसमें एक आपकी पीटीबी की बुक के अंदर ऑब्जेक्टिव मेंशन किया जाता है, कहता है कि क्रोमोसोम नंबर 11 के ऊपर कुछ ऐसे बीमारियां हैं जिनके जीन्स मौजूद हैं, और आपसे एमसीक्यू के ऑप्शन में सेट करके पूछा जा सकता है कि लिंकेज किन किन डिजीजेस के जीन्स में मौजूद है। आप बताएंगे सिकल सेल एनीमिया, ल्यूकीमिया जिसको हम ब्लड कैंसर बोलते हैं, और तीसरा होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में याद रखना है कि कोई भी पिगमेंट आपकी बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, आपकी स्किन, आपके हाथ, आपके बाल, तमाम चीज़ें जो हैं वो सफ़ेद हुई होती हैं, इनमें कोई भी कलर की वेरिएशन नहीं पाई जाती क्योंकि यहाँ पर कोई पिगमेंट नहीं मौजूद होता। तो इसका क्रोमोसोम नंबर याद रखना है ताकि हमें कंफ्यूजन ना रहे। जो सेक्स लिंकेज है वो आपने बताना है कि वो सिर्फ और सिर्फ क्रोमोसोम होमोलोगस क्रोमोसोम नंबर 23 पे मौजूद होती है, और अगर फीमेल या मेल दोनों के अंदर एक्स क्रोमोसोम की बात करें तो यहाँ पर कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया और गाउट का जो जीन है उनके अंदर लिंकेज मौजूद होती है। तो इसको आपने रिलेट कर कर रखना है। अब अगर नीचे की तरफ चलें तो अब आपको समझ में आएगा कि क्रॉसिंग ओवर का क्या मतलब होता है। बच्चों साइड में मैंने एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि एक्सचेंज ऑफ, एक मिनट इसको जरा जूम कर लेते हैं ताकि, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन डैश क्रोमेटिड्स ऑफ डैश। अब हमने ना इन खाली जगहों को पुर करना है। खाली जगहों को पुर करने का मतलब ये है कि हम पहले तो इस प्रोसेस को समझेंगे और फिर इसको हम अच्छे से पुर कर देंगे। क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना होता कब है? क्या माइटोसिस में होता है या मेयोसिस में होता है? आप बताएंगे कि ये मेयोसिस में होता है। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो गेमीटोजेनेसिस में होता है, और अगर मेल्स में देखे जाएं तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, याद करें रिप्रोडक्शन का चैप्टर, और oogenesis का प्रोसेस होता है जिसमें मेयोसिस 1, मेयोसिस 2, रिडक्शन डिवीजन पहले होती है और फिर मेयोसिस 2 के अमल से चीज़ें हमें समझ में और रिलेट करना आ जाती हैं। अब जरा गौर से देखें इस फिगर को जो आपके सामने है। बच्चों ये वाला जो ब्लू कलर का क्रोमोसोम है, इसमें आप देख के बताएं, जस्ट अ मिनट, इसको थोड़ा सा हम थिक कर देते हैं ताकि हमें चीज़ जो है वो समझ में आए। देखें बच्चों, ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, आप बताएंगे कि ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं, ये आप मुझे बताएं कि ये क्या कहलाते हैं। बच्चों ये यहाँ पे हैं जी सिस्टर क्रोमाटिड्स। क्यों? क्योंकि ये एक ही क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स हैं। और अगर सिमिलरली हम इस रेड क्रोमोसोम को देखें तो अगर इन दो क्रोमाटिड्स की बात करें तो आप ये बताएंगे कि ये दोनों भी क्या हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। इसको यहाँ पे मेंशन भी कर देते हैं ताकि ये क्या है हमारे पास। तो ये मैंने यहाँ पे सिस्टर क्रोमाटिड्स मेंशन कर दिया। और अब अगर देखें कि ये ब्लू और ये जो आपका रेड वाला क्रोमाटिड है, तो ये वाले क्या क्रोमाटिड्स कहलाते हैं? ये नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। दरअसल यहीं पर क्रॉसिंग ओवर हो रही होती है। आप देख रहे हैं कि मेयोसिस के अंदर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं ये अलाइन हो गए हैं आकर, और जब क्रोमोसोम क्रॉस ओवर करते हैं, कियास मेटा की फॉर्मेशन होती है, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर आपके पास सबसे पहले देखने को मिलती है क्रॉसिंग ओवर बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स। देखें ना बच्चों, आपको अगर नॉन सिस्टर और सिस्टर क्रोमाटिड्स में डिफरेंस अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप देखें कि जो एक क्रोमोसोम के क्रोमाटिड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं सिस्टर क्रोमाटिड्स, जैसे कि ये वाला है और ये वाला है। जबकि आपको जो दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स नजर आ रहे हैं वो एक रिस्पेक्टिव होमोलोग्स के डिफरेंट क्रोमाटिड्स हैं। जैसे ये दोनों क्रोमोसोम जो है होमोलोगस क्रोमोसोम है, और इनके अगर क्रोमाटिड्स को कंपेयर करें तो इनको हम कहेंगे कि ये हमारे पास नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। और ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर का फिनोमिना हो रहा है। आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि इस क्रोमाटिड के ऊपर रेड पोर्शन आ चुका है और इस क्रोमाटिड के ऊपर ब्लू पोर्शन आ चुका है। इसका मतलब है कि यहां पर एक्सचेंजमेंट हो चुकी है। अब हम इन खाली जगहों को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। अब आपको सारा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अब यहां पे हम लिख देते हैं बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ, क्या ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम आएगा? नहीं बच्चों, नहीं, यहाँ पे तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आएगा ना। मैंने आपको बताया कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स की दरअसल नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाते हैं। जैसे मैंने आपको नीचे की तरफ बताया है कि यहाँ पर जो क्रोमाटिड, ये जो दोनों जो क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं और ये इनके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। होप सो बच्चों ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो ये डेफिनेशन को याद रखनी है, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। यहाँ पे कभी भी सिस्टर नहीं आ सकता। सिस्टर क्रोमाटिड्स होगा वो तो एक ही क्रोमोसोम हो जाएगा। अब आपने देखना है कि जिन क्रोमाटिड्स के जो पोर्शंस है वो एक्सचेंज हुए हैं उनको हम बोलते हैं कि वो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कहलाते हैं। ऊपर मैंने मेंशन किया है। और जिनमें कोई चेंजिंग नहीं आती उनको हम कहते हैं पैरेंटल क्रोमाटिड्स, या फिर हम कहेंगे नॉन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स। ठीक है बच्चों, आपने इसको रिलेट करके रखना है और इसको कभी भी भूलना नहीं है। क्या कहा मैंने कि नॉन जो आपके रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड्स हैं वो कहलाएंगे जिनमें कोई एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट नहीं हुई, जिनमें कोई आपके पास क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना नहीं देखने को मिला। और जिसमें क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना हुआ, सक्सेसफुल रहा, तो इनको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या कहलाते हैं? कि वो हमारे पास कहलाते हैं रिकॉम्बिनेंट क्रोमाटिड्स। ठीक है बच्चों,
अब ये भूलना नहीं चाहिए। दूसरी बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, क्लोजर द जीन्स लेसर विल बी द चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। बिल्कुल ऊपर वाली बात की ऑपोजिट बात है कि अगर जीन्स दूर होंगी तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होंगे, लेकिन अगर जीन्स पास पास होंगी, उनमें लिंकेज ज़्यादा होगी, तो चांसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर भी कम हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ डिस्कस की जाती है, रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कितने रिकॉम्बिनेंट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एक क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में। आप बताएंगे कि हम ये रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट पॉपुलेशन लेवल पर डिस्कस करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं। सपोज कर लें कि एक पॉपुलेशन आपको नजर आ रही है 100 लोगों की, उसमें रिकॉम्बिनेंट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 20 थ्रू द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। अब मैं कहता हूं कि मुझे भाई रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करके दिखाओ। आप क्या करोगे कि आप इन रिकॉम्बिनेशन, पहले इन रिकॉम्बिनेंट्स को सबसे टॉप पे रखोगे, टोटल पॉपुलेशन को नीचे रखोगे और इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, आपके पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। जो इस केस में हमारे पास रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी निकल कर आती है वो होती है 20%। जो मैंने 20 को ऊपर रखा, 100 को नीचे रखा और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। इन याद रखना है कि पीटीबी की बुक के अंदर एक रिकॉम्बिनेंट जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, उसके लिए दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है क्रॉसिंग ओवर, क्रॉस ओवर प्रोडक्ट्स का। ठीक है, इनको याद रखना है। एक और चीज यूनिट मैप डिस्टेंस से रिलेटेड है कि रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द डिस्टेंस बिटवीन लिंक्ड जीन लोकाई। मैं क्या कह रहा हूं कि अगर ये एक क्रोमोसोम है तो ये इसका एक जीन का लोकाई है और ये एक जीन का लोकाई है, तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसी वो उतना ही होगा जितना इनके अंदर दरमियान रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कहता हूं कि एक मेरे पास जीन ए और दूसरी जीन बी है और उनके दरमियान रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी जो है वो 1% की आ रही है, तो उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो भी 1% का ही होगा। इसलिए मैंने यह मेंशन किया कि 1% ऑफ रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 यूनिट मैप डिस्टेंस। ठीक है बच्चों, अब आपने याद रखना है कि ये क्रॉसिंग ओवर का फिनोमेना होता क्यों है। देखिए बच्चों, अब अगर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसमें फॉलो होता तो भी वेरिएशंस हमें देखने को मिलती अगर ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें तो हमारे पास जो वेरिएशंस देखने को मिलेंगी जो आने वाली प्रोजेनी के अंदर। देखें, आपके एंसेस्टर्स किस तरह के थे, वो तो अपने जिस्म पर कपड़े भी नहीं डालते थे, लेकिन आप क्यों कपड़े डालते हैं? क्योंकि आपके अंदर वेरिएशंस आ चुकी हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस, जैसे क्रॉसिंग ओवर। और फिर अगर आप नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स की बात करें, उनमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हुई होगी, तो क्या हुआ उनमें, आप लोगों में वेरिएशंस आ गई। हो सकता है आपके एंसेस्टर्स आज आपको देखेंगे कि हम तो इनको पहचानते ही नहीं। तो ये चीज़ें हमने याद रखनी है और ये बताना है कि वेरिएशंस जो होती हैं वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करती हैं फॉर एवोल्यूशन, और अगर वेरिएशंस ना आए तो हम अपनी इन्वायरमेंट के साथ सक्सेसफुली अडेप्ट नहीं कर सकते। तभी ये बात आगे मेंशन की जाती है, बाय लेटिंग देम अडेप्ट सक्सेसफुली टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल ठीक बात है। जैसे आजकल के दौर में अगर आप देखें तो कितनी पोल्यूशन बढ़ गई है, लेकिन हमें फिर भी सर्वाइव करना आता है। क्यों? क्योंकि हम अपने एंसेस्टर से मॉडिफाइड लोग हैं। हम जो प्रोजेनी प्रोड्यूस हुई हैं हमारे अंदर डिफरेंट मॉडिफिकेशंस पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, इसलिए क्रॉसिंग ओवर और ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट फॉलो होते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल था बच्चों, इसको रिलेट करके रखिएगा, बाकी पढ़ाई करते रहें। वेरी बेस्ट ऑफ लक।